मेरा नाम अनु है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं गांव की रहने वाली एक आम सी लड़की थी और गांव में ही मेरा जन्म हुआ था। मेरा सारा परिवार गांव में ही रहता था। हम लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम भी कभी शहर जाएं, लेकिन शहर में तो बड़े लोग ही रहते हैं जिनके पास रुपया पैसा हो। हम लोग तो बड़े ही गरीब थे। एक दिन मेरे लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया। जो लड़का शहर में नौकरी करता था। इस रिश्ते के बारे में सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि शहर के लोगों को मैं बहुत पसंद किया करती थी। जिस लड़के का रिश्ता मेरे घर पर आया था, वो लड़का शहर में काम किया करता था। उसकी नौकरी शहर में ही लगी हुई थी और वो कभी कभी गांव आता जाता रहता था। पता चला था कि उसके घर में उसके बड़े भाई के अलावा कोई नहीं रहता। बड़े भैया की पत्नी की मौत अभी 3-4 महीने पहले ही हुई है और उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसीलिए लड़के वाले चाहते हैं कि वहाँ पर अगर बहू आ जाएगी तो घर की देखभाल भी हो जाएगी। ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी का था और मेरी शादी रिश्ता तय होने के बाद 2 महीने के बाद ही हो गई थी। मेरे पिता को ये रिश्ता इसीलिए भी पसंद था कि मेरे ससुराल में जेठ के अलावा कोई भी नहीं था, और सबसे ज़्यादा मुझे ये रिश्ता पसंद आया था क्योंकि लड़का शहर में नौकरी किया करता था। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मुझे मेरे पति से कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब मेरी शादी हो गई और मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाग्य ही खुल गए हों। मेरे पति बहुत अच्छे थे, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। वैसे भी मैं कोई बुरी नहीं थी, मुझे भी लोग पसंद किया करते थे। लोगों का कहना था कि तुम बिल्कुल शहर की लड़कियों की तरह लगती हो, और मैं अपना हुलिया भी कभी कभी ऐसे ही बना लिया करती थी। शहर की लड़कियों जैसे फिटिंग के कपड़े पहना करती थी, जिस बात पर मेरी माँ मुझे खूब डांट लगाती थी। मुझे अपने पति और अपनी ससुराल बहुत पसंद आई थी। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझसे कह दिया था कि तुम्हें इस घर में सबसे ज़्यादा ख्याल मेरे भैया का रखना है। मैं तो शहर में रहता हूँ, इसीलिए यहाँ रहकर तुम्हें उनके सारे काम करने हैं। उन्हें इस घर में रहते हुए किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब भाभी जिंदा थीं तो वो घर के सारे काम किया करती थीं, और जब से भाभी की मौत हुई है तब से भैया बीमार पड़ गए हैं और उनसे कोई काम भी नहीं किया जाता। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मेरी शादी कर दी जाए, जिससे मेरी पत्नी उनका भी ख्याल रखेगी और इस घर को भी बनाए रखेगी। मैंने अपने पति की हर बात को स्वीकार कर लिया था। आखिर ये मेरा ससुराल था तो मुझे घर के सारे काम करने ही थे। मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे और मेरे पति हर महीने में 2-3 दिन के लिए घर का चक्कर लगा लिया करते थे। मेरी शादी के 2 हफ्ते बाद ही मेरे पति शहर चले गए थे। मैं घर के सारे काम किया करती थी और अपने जेठ के भी सारे काम करती थी। मेरे पति रोज़ मुझसे फ़ोन पर बातें किया करते थे। एक दिन जब मेरे पति गांव आए तो कहने लगे, तुम घर के बहुत काम करती हो, थक जाती होगी। मैंने सोचा है कि क्यों ना गांव की ही किसी गरीब लड़की को घर के काम करने के लिए रख लिया जाए। तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और तुम्हें उसका साथ भी मिल जाएगा। मैं अपने पति की इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उन्हें मेरी कितनी फिक्र थी, इसलिए मैं उनकी इस बात पर राज़ी हो गई थी। मेरे पति ने घर में एक काम वाली रख दी थी। वो जवान लड़की थी, उसका नाम अंजू था। अब घर में हम 3 लोग ही रहने लगे थे। मेरे घर में मेरे अलावा एक मेरे जेठ और दूसरी काम वाली लड़की रहती थी, जो कि मेरी उम्र की ही थी। कुछ देर घर में रुकने के बाद मेरे पति फिर से शहर वापस चले गए थे। पहले तो मुझे घर में काफ़ी अकेलापन महसूस होता था, लेकिन अब जब से अंजू घर में आई थी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा था। अब मेरे पति को गए हुए 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन पिछले 10 दिनों से मैं ये बात नोटिस कर रही थी कि जब मैं रात को सो जाती थी तो मेरे पैर पर काली स्याही के निशान बन जाते थे। ये निशान बड़े अजीब से होते थे। लगातार 10 दिन से मैं ये निशान देख रही थी। कौन था जो रात में ये निशान मेरे पैरों पर लगाता था, और जब मैं नहाती थी तब ही वो निशान मेरे पैरों से ख़त्म होते थे। पहली बार जब मैंने ये निशान देखे थे तो सोचा कि शायद कहीं से लग गए होंगे, लेकिन अब हर रोज़ ये निशान मेरे पैरों पर आने लगे थे। अब तो मुझे कुछ शक सा होने लगा था, लेकिन मैं शक करती भी तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही तो लोग थे, लेकिन मैंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और नज़रअंदाज करने की कोशिश की। पैरों पर काले निशान होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि मैं नंगे पैर घूमती हूँ।
शायद ज़मीन से ही मेरे पैरों पर निशान लग जाते हों। एक दिन फ़ोन पर मेरे पति मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें भी जल्दी से अपने पास बुलाने की सोच रहा हूँ। मैं अपने पति की ये बात सुनकर उदास हो गई थी, बल्कि मुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि मेरे पति ने मेरे लिए इतना कुछ किया था। घर में नौकरानी भी रख दी थी जो दिन रात मेरी सेवा में घर पर ही रहती थी, और मेरे पति के भैया जो घर में थे उनका ख्याल कौन रखता। दुनिया वाले देखेंगे तो यही कहेंगे कि जेठ को छोड़कर भाई भी शहर में रहता है और अब तो अपनी पत्नी को भी ले गया। ये सब बातें मैंने अपने पति को बताईं तो वो कहने लगे कि तुम ठीक कह रही हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने पति की ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन मैं शहर जाना चाहती थी और अपने दिल में मैंने इस ख्वाहिश को दबा दिया था। अंजू हमारे घर के सारे काम किया करती थी और रात को वो मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाती थी। पहले तो मेरे जेठ ज़्यादातर टाइम अपने कमरे में ही गुजारते थे या फिर हॉल में टीवी देखकर, लेकिन हॉल में भी वो तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की ज़रूरत होती थी। मेरे जेठ एक बहुत ही अलग टाइप के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते थे तो 15 मिनट तक अपने हाथ धोते ही रहते थे, फिर बार बार अपने हाथों को सूंघते रहते थे और कहते थे पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। वो अजीब अजीब सी बातें करते थे। वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस कोई काम होता था तो बुला लिया करते थे, वरना आवाज़ नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी अंजू से घर के सारे काम करवाया करती थी और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए थे। मेरे पति रोहन का भी हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन आता रहता था। मैं हर बार उनसे उनके बारे में पूछती रहती थी और कहती थी आप भी घर पर आ जाओ, आपके बिना मेरा घर में दिल नहीं लगता। वो मुझे तसल्ली देते थे कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। जब कभी मैं नौकरानी से अपने जेठ के कमरे की सफाई करने को कहती तो वो मना कर दिया करती थी। वो कहती थी कि भाभी आप भी मेरे साथ साहब के कमरे में चलो, मुझे साहब से बहुत डर लगता है। वो बार बार मुझसे अपने कमरे की झाड़ू लगवाते रहते हैं और कई बार मुझसे बेड की चादर भी बदलवाते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से कोई काम नहीं करती, तुमसे सफाई लगाना नहीं आता। मैं नौकरानी की बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि वो थोड़े अलग टाइप के इंसान हैं, उनको वहम ज़्यादा रहता है, शायद अपनी पत्नी के मरने के बाद वो ऐसे हो गए हैं। तो वो कहने लगी नहीं नहीं भाभी, मुझे तो वो आदमी ठरकी लगता है, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। भाभी आपको पता है, कल मुझसे वो कहने लगे कि इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो अपना दुपट्टा उतार कर कमरे की सफाई कर सकती हो। मुझे भैया की ये बात तो बहुत अजीब लगी थी जो मुझे अंजू बता रही थी। मैंने उसे तो ये कहकर टाल दिया कि तुम्हें बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी जाने भी दो भाभी, हमने सारी ज़िंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहकर वो किचन में काम करने के लिए चली गई। मैंने इस बात को भुला दिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो बड़ा ही अजीब व गरीब था। आखिर कौन था जो काला रंग मेरे पैरों पर लगाता था? रोज़ रात को जब मैं सो जाती थी और सुबह उठकर अपने पैर देखती तो मेरे पैरों पर काले काले निशान होते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था। रात को मैं देर तक जागती रहती थी। मेरी काम करने वाली नौकरानी मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती थी। मैं रात के 3 बजे तक मोबाइल में मूवी देख रही थी और थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। सारा दिन घर के कामों में लग के मैं पूरी रात जाग नहीं पाती थी। एक बार जब मैं अपने जेठ के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरे होश ही उड़ गए। वो काली स्याही को उंगली में लगाए खाली कागज़ पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो शाम की चाय उनके कमरे में लेकर गई थी, लेकिन जो देख चुकी थी मेरे होश उड़ाने के लिए वो काफ़ी था। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो अचानक ही घबरा गए और फिर मुझे देखकर गुस्से से कहने लगे कि तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि किसी के कमरे में बिना इजाज़त के नहीं जाना चाहिए? इजाज़त मिलने पर ही अंदर आते हैं। पहली बार उन्होंने मुझसे इस अंदाज में बात की थी। मेरा तो रंग ही फीका पड़ गया था। मैं वापस पलटकर सीधा अपने कमरे में आ गई थी और चाय वहीं पर उनके कमरे में टेबल पर रखकर आ गई थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ तेज़ चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने से दिल निकलकर ही बाहर आ जाएगा। मुझे अपने पैरों पर लगी स्याही के निशान याद आ रहे थे। तो क्या वो निशान मेरे जेठ ने ही मेरे पैरों पर? नहीं नहीं, ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मेरा शरीर कांपने लगा था। ये अजीब सी बात थी।
पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार कर रही थी कि मेरे जेठ मेरे ससुर समान हैं। वो उम्र में मेरे पति से काफ़ी बड़े हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन सच में हकीकत यही थी कि मेरे पैरों पर जो निशान होते थे, मेरे जेठ भी उसी रंग की स्याही से कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे जेठ नौकरानी के बिल्कुल पीछे ही खड़े हुए थे। वो ध्यान से चूल्हे पर दाल पका रही थी। वो उसके इतने करीब थे कि शायद 1 इंच का फासला हो। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी और नौकरानी को ये बात पता ही नहीं थी कि वो उसके पीछे खड़े हुए हैं। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे जेठ की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने जेठ से कहा, भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी भी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ सुनकर बुरी तरह से घबरा गए थे। मुझे किचन में देखकर उनके होश उड़ गए थे। मेरी आवाज़ पर अंजू भी खाना छोड़कर मुझे देखने लगी थी। वो मेरे जेठ के किचन में आने से बेखबर थी और भैया भी अजीब सी नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने अंजू को नज़रअंदाज किया और अपने जेठ से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगे कि मैं इस नौकरानी को काम से हटाना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ये बहुत गंदगी से हमारे घर का काम करती है। इसके अंदर बिल्कुल भी सफाई नहीं है। अभी ये झाड़ू लगाकर आई है और बिना हाथ धोए ही ये खाना बना रही है। इसके हाथ गंदे हैं। अंजू कुछ परेशान सी हो गई थी। वो कहने लगी, साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने किचन में आने से पहले ही हाथ धोए हैं, उसके बाद ही खाना बनाना शुरू किया है। मेरे जेठ तो उस नौकरानी से बहस करने पर उतर आए थे। कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरे भाई के पैसे हराम के नहीं हैं जो मैं तुम्हें भी तनख्वाह दूं और तुम गंदे हाथों से घर का खाना बना रही हो। तुम अपने गंदे हाथों का बना हुआ खाना हमें खिलाकर बीमार करना चाहती हो। अच्छा हुआ आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वरना ना जाने तुम कब से हमें अपने गंदे हाथों का बना हुआ खाना खिला रही हो। वो नौकरानी अंजू से बुरी तरह से किचन में खड़े हुए बहस कर रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि आप किचन से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी। लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे, तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है, वरना तो मैं इस नौकरानी को 2 दिन में ही सीधा कर दूँ। मेरा भाई परदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और ये लड़की हमें अपने गंदे गंदे हाथों से खाना देती है। आज से तुम ही खाना बनाया करोगी। इस लड़की के हाथ का बना हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैंने इसे खाना बनाते हुए देख लिया तो मैं इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। गुस्से से वो ये कहते हुए किचन से निकल गए। अंजू तो रोने लग गई थी। कहने लगी, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं। हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी। साहब ने इतनी सारी बातें सुना दी। मुझे तो पहले से ही साहब की नज़र अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सिर्फ पैसों की खातिर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। वो खूब रोए जा रही थी, लेकिन गुस्से में वो अपना काम छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप करवाया, क्योंकि मैं जेठ के साथ अकेली इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मुझे ये हौसला था कि एक और औरत इस घर में है जो मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पैरों पर काले निशान कहाँ से आते हैं, और फिर नौकरानी के होते हुए भी वो मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं। मैंने अंजू से कहा, तुम खाने को हाथ मत लगाओ, खाना मैं खुद तैयार कर लूँगी, तो तुम कोई और काम देख लो, लेकिन तुम इस घर के काम को छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राज़ी करके किचन से बाहर निकाला। तभी हॉल में मेरे जेठ मेरे पति से फ़ोन पर बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी घर से निकल जानी चाहिए, नहीं तो मैं खुद उसको धक्के देकर बाहर कर दूंगा। मैंने तभी सोच लिया था कि अगर मेरे जेठ अंजू को घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं अपने पति से साफ साफ कह दूंगी कि नौकरानी अगर घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में अपने जेठ के साथ अकेले नहीं रहूंगी। क्या तो अपने मायके चली जाऊंगी या फिर मेरे पति मुझे अपने साथ शहर लेकर चले जाएं। भैया को अगर अंजू के बने खाने से परेशानी है तो खाना मैं बना दिया करूंगी। मेरे पति ने ना जाने अपने बड़े भैया को किस तरह से समझाया था, क्योंकि अब भैया अक्सर फ़ोन पर मेरे पति से अंजू के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं करते थे। मैं खुद ही किचन में खड़े होकर खाना बनाने लगी थी और अपने हाथ से ही खाना लेकर अपने जेठ के सामने लेकर जाती थी। अभी मैं कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे नौकरानी मेरे कमरे की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए।
आज के बाद मेरे सारे काम और मेरे कमरे की सफाई भी तुम ही किया करोगी। ये सुनकर मैंने हाँ करते हुए सिर हिला दिया और मैंने कहा, ठीक है भैया, आपके सारे काम मैं खुद ही किया करूँगी। मैंने सोचा कि भैया अभी अंजू से गुस्से में हैं, 2-4 दिन मैं काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलवाने का क्या मकसद था। अगले दिन मैं अपने जेठ के कमरे में उनके कमरे की सफाई करने के लिए चली गई थी। पहले मैंने उनका दरवाज़ा बजाया ताकि मैं उनके कमरे की सफाई कर सकूं और वो कमरे से बाहर निकल जाएं। मैंने देखा कि वो फिर से काली सियाही में उंगली डुबोए एक और सफ़ेद कागज़ पर लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से उन्होंने वो सारे कागज़ अलमारी में रख दिए और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, भैया आप कमरे से बाहर चले जाइए, मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। तो वो कहने लगे कि हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं गए थे और बार बार मुझे ही देखे जा रहे थे। एक बार भी उनकी नज़र मुझ पर से नहीं हट रही थी। उनके इस तरह से देखने की वजह से मैं भी सुकून से काम नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ पैर घबराहट की वजह से बुरी तरह से कांप रहे थे और पसीना भी आ रहा था। मैं बार बार अपने चेहरे के पसीने को दुपट्टे से साफ कर रही थी और साथ साथ फर्श की झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे जेठ आराम से कुर्सी पर बैठ गए थे। कुछ देर के बाद वो कुर्सी से उठकर मेरे करीब आ गए और आकर मेरे सामने ही खड़े हो गए थे, तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वो मुझसे कहने लगे कि इतनी गर्मी हो रही है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे उनकी कही हुई ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। उन्होंने मुझसे ये बात इस कदर धीमे शब्दों में कही थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी और नौकरानी की कही हुई बातें भी मुझे याद आने लगी थीं। मैंने कहा, नहीं भैया, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर ही काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह ही रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हट गई। वो भी कुछ घबरा से गए थे। फ़ौरन वो अपने कमरे से बाथरूम में नहाने के लिए चले गए और मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे कि आखिर वो मेरे साथ ये क्या हरकत कर रहे थे। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मैं अपने जेठ की इस हरकत से बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर भी गंदी नज़र रखने लगे हैं। मुझे तो अब अपने जेठ के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उल्टी सीधी उनके कमरे की सफाई लगाई ताकि वो बाथरूम से नहाकर वापस न आ जाएं और उनके आने से पहले ही मैं कमरे से निकलकर बाहर चली जाऊं। सारा दिन मैं यही सोच सोच कर परेशान रही थी। रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने उससे कहा, अंजू ज़रा इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो मेरे पास मेरे बेड पर बैठ गई थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उससे कहा, मेरी बात सुनो। मैं सोच रही थी कि अंजू को ये बात बताना ठीक रहेगा भी या नहीं। वो बेचारी अपना बिस्तर छोड़कर मेरे बुलाने पर मेरे पास आकर बैठ गई थी। अब तो मुझे उसको कुछ न कुछ बताना ही था। फिर मैंने उसको बता ही दिया कि तुम जो कुछ भी मेरे जेठ के बारे में कहती हो, मुझे भी अब वो सब कुछ बातें सच लगने लगी हैं। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज़ मेरे पैरों पर एक काली सियाही के निशान होते हैं। तो वो ये बात सुनकर हैरान होकर फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी और कहने लगी, भाभी, मुझे तो आपके जेठ पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि आप पर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हारा गलत से क्या मतलब है? तो वो कहने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है भाभी, आपके जेठ आपके ऊपर काला जादू कर रहे हैं। हमारे गांव में भी एक जेठ ने गलत करके अपने छोटे भाई की पत्नी से शादी कर ली थी। उसने काले जादू से अपने भाई की पत्नी को काबू में कर लिया था और उस औरत का पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। नौकरानी ने बताया कि पहले तो साहब की नज़र हमेशा मुझ पर ही रहती थी, लेकिन अब मैं देखने लगी हूँ कि उनकी नज़र आप पर रहने लगी है। वो आपको घूर घूर कर देखते हैं और शायद इसी वजह से साहब मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में हैं, ताकि मेरे जाने के बाद वो आसानी से आप पर नज़र रख सकें। इसीलिए तो वो मेरे हर काम में बेवजह ही कमियां निकालते रहते हैं। मेरा तो जी ये सब कुछ देखकर घबराने लगा था। नौकरानी की ये सारी बातें सुनकर तो मुझे अपने जेठ पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी नीयत इतनी गंदी है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये उनके भाई की पत्नी है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। अब मैं अपने कमरे को लॉक करके सोने लगी थी और अब मेरे पैरों पर निशान भी नहीं होते थे।
इस बात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये मेरे जेठ ही होते हैं जो मेरे पैरों पर स्याही के निशान लगा देते हैं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था, क्योंकि मैं दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सोने लगी थी और दरवाज़ा लॉक करने पर रात बीच में जेठ मेरे कमरे में भी नहीं आ सकते थे। जब मैं दरवाज़ा लॉक करके नहीं सोई थी तो ज़रूर मेरे कमरे में मेरे जेठ ही आते होंगे। शायद कोई गलत काम भी करते हों, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू कर दिया था, मेरे जेठ मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। कुछ ही दिन बाद मेरे जेठ मुझ पर चिल्लाने लगे। बेवजह ही वो मुझे डांट रहे थे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा भाई तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ छोड़ कर गया है, और तो और मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसलिए मैं खुद रात को बार बार आकर तुम्हारे कमरे में झांकता रहता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज़ चुराकर यहाँ से न भाग जाए। अपने जेठ की किसी भी बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि वो जिस तरह से मुझे डांट रहे थे, मुझे उनका ये अंदाज भी पसंद नहीं आया था। मैंने अपने पति से भी कह दिया था कि जल्द से जल्द मुझे अपने पास बुलाने का बंदोबस्त करो, मुझे आपके पास आना है। जो बात मुझे मेरे पति ने बताई, ये सुनकर तो मुझे रोना आने लगा था। वो कहने लगे कि भैया ने मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने से सख्ती से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि अनु कभी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने अपने पति से कहा, आखिर आपके भैया मुझे इस घर में क्यों रोकना चाहते हैं? और मैंने अपने पति को धमकी दी कि या तो आप मुझे अपने पास बुला लो, या फिर आप ही शहर से काम छोड़कर गांव में आकर कोई और काम देख लो। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मेरे पति कहने लगे, बस 6 महीने की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। तुम बस 6 महीने और जैसे तैसे घर में काट लो। मैं इस बात पर भी नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे पति अपनी मजबूरियां बताने लगे कि 6 महीने बाद उनका प्रमोशन हो जाएगा और उनको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। अगर छोड़कर आ गए तो उन्हीं का नुकसान होगा। इतने टाइम से नौकरी कर रहे हैं, उसका फल अब मिलने वाला है, तो तुम मुझे बुलाने की जिद पर लगी हुई हो। मैं अपने पति की मजबूरियां मानती या इस घर में रहकर इतनी सारी परेशानियां झेलती? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अपने जेठ से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से इस घर में सांस भी नहीं ले सकती थी। रात को अपने कमरे में लॉक लगाकर सोती तो वो चिल्लाने लगते थे। अपने सारे काम भी उन्होंने नौकरानी से करवाने के बजाय मुझ पर ही सौंप दिए थे। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो हर बात पर वो मुझे रोकने टोकने लगे थे। मुझे घर में अपने जेठ की मौजूदगी बहुत ही बुरी लगने लगी थी। कभी कभी मेरे दिल में ये भी ख्याल आता था कि अपने पति से कहूँ कि आप अपने भाई की दूसरी शादी करवा दो, शायद दूसरी पत्नी आने से इनका दिमाग ठीक हो जाए। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती थी कि मेरे पति मुझे इस बात पर डांट न दें कि मैं उनके भैया के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही हूँ। मैं किसी टाइम पर अगर अपने कमरे में आराम करने भी चली जाती थी तो वो हंगामा मचा देते थे कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और मेरी परवाह नहीं है। मुझे खाना देकर तुम समझती क्या हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं अपने भाई से तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूँगा। मैं उनकी रोज़ रोज़ की इस बहस से बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? मैं आपका कमरा भी खुद साफ़ करने लगी हूँ, आपके सारे काम भी खुद ही करती हूँ, खाना चाय सब कुछ आपको टाइम पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है? तो मेरे जेठ कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती हो, मुझे टाइम नहीं देती हो। आखिर मैं उनके छोटे भाई की पत्नी होकर उनसे क्या बातें करती और उनको किस तरह से टाइम देती? ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करूं। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी? उन्हें खुद ही ये सोचना चाहिए था। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर आते जाते, या फिर उनका कोई दोस्त घर में आ जाता। घर में तो ना ही कोई आस पड़ोसी आता था और ना ही कोई उनका रिश्तेदार आता था। गांव में भी उनके कड़क व्यवहार के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले या तो डर जाते थे या फिर घबरा जाते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत मेरे पति से लगानी है तो आप शौक से मेरी शिकायत लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। इस घर की बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर होगा। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भड़क उठे, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले। अपने कमरे में वापस चले गए और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। नौकरानी भी वहीं खड़ी हुई हमारी सारी बातें सुन रही थी।
वो कहने लगी, भाभी आपने उनके साथ बिल्कुल ठीक किया। भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़ी हैं जो घंटों उनसे बातें करती रहें। मुझे नौकरानी की बात बिल्कुल सही लगी थी। मेरा भला क्या रिश्ता था जो मैं उनसे बैठकर बातें करती। मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ, मेरे जेठ मुझसे नाराज़ हो गए। कम से कम अब वो मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। उसी रात जब हम लोग सो गए तो रात को जो मेरे साथ हुआ उससे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली और मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर काले रंग के निशान लगे हुए थे। नौकरानी अभी तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो वो कहने लगी, भाभी मेरा सर दर्द से भारी हो रहा है, मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है। रात भी मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ सोई हूँ और कहाँ नहीं। फिर वो कहने लगी, हाँ भाभी मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा था। साहब ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे कि ये खा लो, ठीक हो जाएगा तुम्हारे सर का दर्द। लेकिन न जाने वो गोली खाते ही मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी और मुझे अपना होश भी नहीं रहा। नौकरानी की ये बात सुनकर मैं रोने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर मुझे क्यों याद नहीं आता, आखिर क्यों मेरे पैरों पर ये निशान होते हैं। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अब चुप नहीं रहूँगी। बस अब मेरे जेठ की हरकतें बहुत हो चुकी है। मैंने अगली रात नौकरानी को नींद की गोली खिलाने का बहाना किया और अपने बेड पर सुला दिया ताकि मेरे जेठ को ये लगे कि नौकरानी सोई हुई है, और मैं खुद छुप गई थी। नौकरानी को मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। वो ये सच जानने की वजह से मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। मैं सोफे के पीछे छुप गई थी। मैंने कमरे में लॉक भी नहीं लगाया था और दरवाजे को ऐसे ही बंद कर दिया था। जब रात के 1:30 बजे मेरे जेठ कमरे के अंदर आए और मेरे बेड की तरफ जाने लगे, मैं छुपकर उनको देख ही रही थी कि शायद वो बेड पर मुझे सोता हुआ समझ रहे थे, लेकिन बेड पर तो नौकरानी सोई हुई थी और मैं छुपकर उनको देख रही थी। ये बात उनको नहीं पता थी। जैसे ही वो बेड की तरफ गए तो एकदम से मैंने लाइट जला दी। मेरे जेठ बेड से पीछे हट गए। मुझे अपने पीछे देखकर वो हैरान रह गए थे। लेकिन तभी अचानक से कमरे में 3 आदमी आ गए जिनके मुंह पर मास्क लगे हुए थे। उन्होंने मेरे और मेरे जेठ के हाथ बांधना शुरू कर दिए। हम दोनों के हाथ रस्सी से बांधने शुरू किए और हमारे मुंह पर रुमाल बांध दिया। हम दोनों अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। न जाने ये लोग कौन थे, हम तो इनको जानते भी नहीं थे, और ये लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे थे। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। उन आदमियों ने एक कुर्सी पर मुझे और दूसरी कुर्सी पर मेरे जेठ को बैठा दिया था। मेरे जेठ को भी रस्सियों से बांधा हुआ था। सामने 3 आदमी खड़े हुए थे और मेरी अलमारी से सारे जेवरात और पैसे निकाल रहे थे। वो नौकरानी भी उन लोगों के साथ ही खड़ी हुई थी। सारा खेल उसी का ही रचाया हुआ था। वो नौकरानी के ही साथ थे और कह रहे थे कि हम तो न जाने कब से इस घर से हर चीज़ से हाथ साफ कर चुके होते, बस वो मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। उसने बताया कि वो जानबूझकर मेरे दिल में मेरे जेठ के खिलाफ शक डाल रही थी। मेरे पैरों पर भी काली स्याही के निशान वही लगाया करती थी ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरा जेठ मुझे अपने काबू में करने के लिए मुझ पर कोई जादू टोना कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ वो मेरे जेठ को भी मेरे खिलाफ भड़काया करती थी। उनसे कहती थी कि आपके भाई की पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो आपको समय देने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी सेवा नहीं करना चाहती, बस आपको इस घर में अपने पति की वजह से झेल रही है, इसलिए तो वो आपसे कोई बात भी नहीं करती। क्योंकि मेरे जेठ को पता था कि वो कुछ वहमी है और इसीलिए वो नौकरानी जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से खाना बनाया करती थी कि हम दोनों एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम यहाँ से करके चुपचाप निकल जाए। जब मैंने उस रात अपने प्लान के बारे में बताया तो उसने 3 मर्दों को बुला लिया जो उसकी गैंग के ही थे। उसने कोई नींद की दवाई नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे जेठ को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी और उसने मुझे जितनी भी बातें मेरे जेठ के खिलाफ बताई थीं वो सब झूठ थीं। और रात को उसने मेरे जेठ से कहा कि आपके भाई की पत्नी मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलना चाहती है। अगर आपको यकीन नहीं आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसीलिए मेरे जेठ रात को कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने जा रहे थे कि बेड पर कौन सो रहा है, और तभी उनके बेड के करीब जाते ही मैंने लाइट जला दी थी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो कमरे में 3 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धारदार चाकू थे। नौकरानी भी उठकर खड़ी हो गई थी। इन तीनों मर्दों के कमरे में आते ही उन्होंने हमें रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया था। वो हमारे घर से सारा सामान चोरी करके ले जा रहे थे,
लेकिन उस रात अच्छा ये हुआ था कि मेरे पति हम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहते थे और उसी रात वो घर पर वापस आ गए थे। घर का मेन गेट खुला हुआ था तो वो ये देखकर घबरा गए। जब अंदर आए तो उन्होंने मर्दों की आवाज़ें सुनी तो वो समझ गए थे कि घर में कोई चोर घुस आया है। उन्होंने मेरे जेठ के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस भी घर पर आ गई और हमारी जान और सारा सामान बाल बाल बच गया था। पुलिस ने नौकरानी और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि ये एक गैंग है जो कि गांव में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चोरी करता है और काफ़ी टाइम से पुलिस इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर ये लोग हाथ नहीं आ पा रहे थे। आज ये लोग हाथ आ गए हैं तो अब गांव में चोरियां होनी कम हो जाएंगी। मेरे जेठ ने मेरे पति को वापस दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पैसों पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। कुछ नौकर घर के भेदी होते हैं। घर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद जब उन्हें मौका मिलता है तो अपना काम करके फरार हो जाते हैं। मेरी शादी को अब 7 साल गुजर गए हैं। मेरे पास 3 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम अब खुद ही किया करती हूँ। मेरे पति ने भी शहर वाली नौकरी छोड़ दी है, वो गांव में ही काम किया करते हैं। अगर मेरे पति घर में नौकरानी रखने को कह भी देते हैं तो मैं साफ साफ इनकार कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम दोबारा से वही गलती करें जो पहले कर चुके हैं। कभी कभी हम लोगों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि वो हमें ही बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं अपनी नौकरानी की बातों में आकर अपने जेठ पर शक करने लगी थी। यही वजह थी, इस बात का फ़ायदा उठाकर वो नौकरानी हमें बेवकूफ़ बना रही थी। किसी भी इंसान पर हमें इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में देखभाल करनी चाहिए। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। उस वाक़ये के बाद मैंने अपने जेठ से माफ़ी मांग ली थी कि मैंने नौकरानी के बहकावे में आकर आप पर जितना भी शक किया, आप मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं कभी भी तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। मैं बस उस नौकरानी की वजह से तुम पर निगाह रखने लगा था। मेरे पति ने अपना कारोबार गांव में ही कर लिया है और गांव के काफ़ी सारे लोग और मेरे जेठ भी उनके साथ काम करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।